हेलो फ्रेंड्स, 248 नॉट आउट में आज हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ उसको भारत ने 6 विकेट से जीत लिया। उस टेस्ट मैच से भारत के लिए क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या नेगेटिव्स रहे, ऑस्ट्रेलिया को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए अगले दो बचे हुए दो टेस्ट मैचेस के लिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। भारत ने ये मैच 6 विकेट से जीता और इसमें काफी योगदान मैं कहूंगा कि रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल का रहा। इन दोनों ने 16 विकेटें ली, जडेजा और अश्विन ने मिलाकर, और रन भी बनाए भारतीय टीम के लिए। और अक्षर पटेल ने एक बेहतरीन इनिंग खेली 74 रनों की, जो कि शायद एक मैच डिफाइनिंग इनिंग रही। इसके अलावा जो छोटा मोटा योगदान जो भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज दे रहे हैं आजकल, शायद वो छोटा मोटा ही कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा वो नहीं कर पा रहे, तो वो किया उन्होंने। और अगर मैं कहूंगा कि शामी की जो 4 विकेट ली वो एक बेहतरीन प्लस पॉइंट रहा भारत के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आज एक मैडनेस दिखाई, जो आज वो फर्स्ट सेशन में वो खेले, थर्ड डे के फर्स्ट सेशन के अंदर, वो बिल्कुल एक मैडनेस थी। शायद उनके दिमाग में ये था कि सिर्फ स्वीप खेल के ही रन बनाए जा सकते हैं, चाहे कन्वेंशनल स्वीप हो या रिवर्स स्वीप। और इसी स्वीप के चक्कर में शायद भारतीय गेंदबाजों ने उनका स्वीप कर दिया, यानी सफाया कर दिया। जडेजा और अश्विन के सामने अगर आप केवल एक स्ट्रेटेजी लेकर उतरेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी। और वही आज हुआ भी। मात्र 52 रनों के अंदर उन्होंने अपने बचे हुए 9 विकेट खोए। जबकि कल जब मैच खत्म हुआ था, सेकंड डे का जब मैच ओवर हुआ था, 12 ओवर में 61 रन पर 1 विकेट ही खोया था ऑस्ट्रेलिया ने। और मैं कहूंगा कि उस समय ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी था भारत से, और शायद भारत एक पैनिकिंग मोड में आ जाता अगर आज हेड और मार्नस लोबुशेन आधा घंटा बैटिंग और कर लेते, चाहे वो उसमें 20 ही रन बनाते, तो एक पैनिकिंग मोड में इंडिया आ सकता था। लेकिन वो आज पहली ओवर में जब विकेट गिरा, उसके बाद जो मैं कहूंगा जडेजा ने जो आज कमाल करा है, सर रविंद्र जडेजा हैं वो, और इस समय दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। मैं उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। बेन स्टोक्स या शाकिब अल हसन नहीं है, जैसा कि बहुत लोग मानते हैं। वो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा, उसमें आपको सारे स्टैट्स बताऊंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं इस सीरीज के बारे में। जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि भारत ये सीरीज 4-0 से जीतेगा, आधा रास्ता कवर कर लिया है हमने। बाकी के दो मैच भी जीतने में भारत को कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि रेड सॉइल पर मैच होंगे इंदौर में और अहमदाबाद में। वो और ज्यादा स्पिन करेंगे और साथ में बाउंस होगा, तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के लिए हमारे इन तीन स्पिनर्स को खेलने के लिए। अब अगर बात करते हैं डब्ल्यूटीसी फाइनल, डब्ल्यूटीसी फाइनल में भारत अगर इन दोनों से एक भी मैच जीत जाएगा तो भारत पहुंच जाएगा। और 99% आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ही फाइनल देखने को मिलेगा ओवल के मैदान में 7 जून से, जो कि शुरू होगा। और आशा करते हैं कि इस बार भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी फाइनल जीत कर आए। पिछली बार हम न्यूजीलैंड से हार गए थे, तब काफी बातें सुनने को मिली थी हमारे पड़ोसी देशों से, जो कि जलते हैं हमसे काफी, और बोलते हैं उन लोगों का कहना था कि हम अपने हिसाब से शेड्यूल बनाते हैं, घर पर टीम्स को बुला लेते हैं, जैसे पिछली बार इंग्लैंड को बुलाया था, इस बार ऑस्ट्रेलिया को बुला लिया, फिर उनको हम घर में हरा देते हैं और हम किसी ना किसी तरीके से फाइनल पहुंच जाते हैं। बट हम फाइनल जीतने के लिए डिजर्व नहीं करते। पर मैं आशा करूंगा कि इस बार ऐसा नहीं होगा। तो आइए अब बात करते हैं इस टेस्ट मैच के अंदर क्या पॉजिटिव थे और क्या नेगेटिव। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव अगर मैं आपको बताऊं, तो जो पॉजिटिव मुझे लगा वो ये कि हमारे जो स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, ये ना केवल बॉल से घातक साबित हो रहे हैं बल्कि ये बल्ले से भी उतने ही ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और शायद इनकी बल्लेबाजी इनकी गेंदबाजी में कॉन्फिडेंस देती है, और इनकी गेंदबाजी की जो विकेटें लेते हैं वो इनकी बल्लेबाजी में कॉन्फिडेंस लाता है। तो ये दोनों एक दूसरे, इनके जो दोनों जो एस्पेक्ट हैं गेम के, बैटिंग एंड बॉलिंग, वो इनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इससे। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव मैं कहूंगा। दूसरा पॉजिटिव ये है कि जब 139 रन पर 7 विकेट हमने खोए, वो तो उसके बाद जो अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन, जो कि अक्षर पटेल का भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जिस कामनेस के साथ उन्होंने बैटिंग की वो बेहतरीन रहा। और एक जो लंबी साझेदारी की, हम 124 रन से ट्रेल कर रहे थे जब 7 विकेटें गिरी थी 139 रन पर हमारी, तब भी हमने वो कूल एंड काम के साथ वो खेलते रहे और 123 रन बनाए हमारी लास्ट की 3 विकेटों ने। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि हमारे लोअर ऑर्डर भी अभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरा अगर मैं पॉजिटिव कहूँ वो कहूंगा शामी की गेंदबाजी। दिल्ली के मैदान में जैसा कि मैंने बताया कि 16 विकेटें रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने ली हैं, लेकिन वो 4 विकेटें मोहम्मद शामी ने भी ली है। वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैं कहूंगा लायन हार्टेड एफर्ट था मोहम्मद शामी का, तो वो एक जबरदस्त पॉजिटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। नेगेटिव में सबसे पहले केएल राहुल, हमारे टुन्नू, वो आज फिर फेल हो गए। इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर 2 पारी में उन्होंने केवल 18 रन बनाए। आज का डिसमिसल उनका फिर भी एक मैं कहूंगा कि अनलकी थे, अनफॉर्चुनेट डिसमिसल हुआ वो।
लेकिन अगर आप देखेंगे कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अब वेंकटेश प्रसाद जैसे जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, शायद उनके अलावा अभी तक किसी भी पूर्व क्रिकेटर, मीडिया ब्रॉडकास्टर या कमेंटेटर ने कभी भी केएल राहुल के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन वेंकटेश प्रसाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज्यादा वोकल तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं केएल राहुल को। और आज भी उन्होंने, देखिए उनके कुछ ट्वीट्स हैं ये, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनका केएल राहुल के अगेंस्ट कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। जैसा कि मैंने भी अपने वीडियो में ये बोला है कि मैं उनके पर्सनली कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जो कि इंडियन फैंस, इंडियन क्रिकेटर काफी अनफेयर कर रही है कि इन फॉर्म प्लेयर्स बाहर बैठते हैं उनकी वजह से और वो तब भी खेले जा रहे हैं। उन्होंने साफ लिखा है वेंकटेश प्रसाद ने कि वो उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है और वो चाहते हैं कि केएल राहुल अच्छा करें, लेकिन इसके लिए उनको शायद अब टीम से बाहर हो जाना चाहिए और डोमेस्टिक में या अपने कोच के पास जाकर या काउंटी क्रिकेट में जाकर अपने बैटिंग के ऊपर काम करना चाहिए और दोबारा रीगेन करना चाहिए इंडियन टीम के अंदर स्पॉट। और जैसे कि पुजारा ने भी किया था जब वो ड्रॉप हुए थे, और फिर आप एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे और खेल पाएंगे। तो केएल राहुल को इस पर ध्यान देना चाहिए और मुझे लगता है अगले टेस्ट मैच में तो भगवान शुभमन गिल को जरूर टीम में दिखाए हम सबको, और हम आशा करते हैं कि अब केएल राहुल को हमें नहीं देखना चाहिए या नहीं दिखाए टीम मैनेजमेंट, शायद उनको समझ जाना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा जो हिंट है वो आज हमारे सिलेक्शन कमेटी ने भी दे दिया, क्योंकि जो दो बचे हुए टेस्ट मैच के लिए टीम का अनाउंसमेंट हो गया है, सेम टीम के साथ जाएंगे, लेकिन केएल राहुल को वाइस कैप्टन पद से हटा दिया गया है और किसी भी प्लेयर को वाइस कैप्टन नहीं बनाया है। ये एक, मैं कहूंगा, एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में इससे हेल्प होती है। दूसरी बात यह कि जो ओडीआई के लिए भी टीम डिसाइड हुई है उसमें भी केएल राहुल को वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया, यानी कि केएल राहुल का डिमोशन हो गया। तो एक सबटल हिंट है कहीं ना कहीं कि अब शायद इंडियन टीम या इंडियन सेलेक्टर्स अब केएल राहुल के बियॉन्ड देख रहे हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये फैसला जल्द से जल्द लिया जाए। इससे क्या हो, शुभमन गिल को भी अपने आप को दोबारा से परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, जो एक अच्छी फॉर्म में भी है। तो ये पहला नेगेटिव हुआ। दूसरे नेगेटिव की मैं बात करूं तो हमारा जो टॉप ऑर्डर है, हमारा टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा फेल हो रहा है, कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है। हम ये जो चार, हमारे जो टॉप फोर जो विकेट्स हैं, अगर मैं आपको ये रिकॉर्ड, ये डेटा दिखा रहा हूँ, ये 2021 की शुरुआत से लेकर अभी तक का है। इस दौरान मैंने 22 इनिंग का डेटा उठाया है, जिसमें कि हमारी टीम मात्र 5 ही ऐसे ओकेजन हैं इन 22 इनिंग में जहां पर हमने 100 के बाद 4 विकेट खोए हैं। नहीं तो 17 इनिंग्स में से हम 100 या उससे पहले ही हम 4 विकेट खो देते हैं। इवन तो उसके बाद भी हम कई मैचेस जीते हैं, जो हमारे लोअर ऑर्डर या मिडल ऑर्डर या फिर हमारे जो टेलेंडर्स हैं उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और भारत को अच्छा स्कोर बनाने में मदद की। पर ये बहुत ही कंसिस्टेंटली हो रहा है। इस टेस्ट मैच में भी दोनों इनिंग में हमने जो 4 विकेट खोए हैं अपने, वो 100 रन से पहले खोए हैं। तो ये हमारे को एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है और बैटिंग कोच विक्रम राठौर के लिए एक, मैं कहूंगा कि एक टास्क होना चाहिए कि अब उन्हें टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी पर ध्यान देने की जरूरत है। तीसरे नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि जो हमने ऑस्ट्रेलिया को एक पहली इनिंग में जो रन बनाने दिए, वो काफी हो, क्योंकि शायद पहले इनिंग में हम वो रणनीति नहीं बना पाए थे, क्योंकि उस्मान ख्वाजा ने स्वीप, रिवर्स स्वीप करके काफी अच्छी बल्लेबाजी की और 81 रन का स्कोर उन्होंने बनाया। और मैट और पीटर हैंडस्कम ने भी काफी अच्छा रन बनाए। तो वो शायद हमारे को, हमारा उसको प्लान बी सी नहीं होता है जब दूसरी टीम अटैक करती है। तो मुझे लगता है कि वो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को उसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया कोई नई रणनीति हाथ उतरे, तो हमारे पास सारी रणनीतियों के लिए या हर चीज के लिए एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो ये थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर अब मैं बात करूँ टर्निंग पॉइंट्स इस मैच के, तो मेरे हिसाब से इस मैच के 3 टर्निंग पॉइंट थे। फर्स्ट डे पे, फर्स्ट सेशन के अंदर जब रविचंद्रन अश्विन ने एक ही ओवर में लबुशेन और स्टीव स्मिथ को आउट किया, तो वहां से ऑस्ट्रेलिया एकदम से बैकफुट पर आ गया था। तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दूसरा टर्निंग पॉइंट, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन की साझेदारी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, 139 पर 7 विकेट गिर गए थे। और अगर वो वहां पर हम 80-90 रन की लीड कंसीड कर देते तो शायद इस मैच का रिजल्ट कुछ और होता। तो वो साझेदारी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। और तीसरा टर्निंग पॉइंट था आज ऑस्ट्रेलिया की मैडनेस, जो थर्ड डे पे फर्स्ट सेशन में जो मैडनेस उन्होंने दिखाई है स्वीप शॉट को लेकर। स्वीप शॉट हो या रिवर्स स्वीप, केवल वही शॉट खेलते रहे और उसी पे ही उन्होंने, मैं कहूंगा कि वो आत्मघाती हमला किया ऑस्ट्रेलिया ने अपने ऊपर। और सबसे बड़ा दुख हुआ मुझे जब पैट कमिंस बैटिंग करने आए, कप्तान है टीम के, और पहली ही बॉल पर जडेजा के अगेंस्ट उन्होंने एक स्लॉक स्वीप खेला। तो ये मतलब मेरे को लग रहा था कि शायद उनके दिमाग में यही है कि वो केवल स्वीप से ही रन बना सकते हैं, उसके अलावा उनका रन बनाने का कोई तरीका नहीं है। तो ये 3 बड़े टर्निंग पॉइंट साबित हुए। अब हम बात करेंगे कि अगले मैच में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या क्या रणनीति ऑस्ट्रेलिया को लेकर आनी चाहिए कि जिससे कि वो मैच जीतने की कोशिश कर पाए। तो भारत की तरफ से अगर मैं बात करूं
राहुल बाहर होंगे, शुभमन गिल आएंगे, और अगर हो सकता है कि आप सिराज या शमी में से किसी एक फास्ट बॉलर को रेस्ट दें, और हो सकता है उनादकट को खिला लें या उमेश यादव को खिलाएं। तो यही चेंजेस भारत की तरफ से देखने को मिलेंगे, बाकी तीनों स्पिनर्स यही खेलेंगे। और अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो वार्नर शायद अब इंजर्ड हैं, तो थर्ड टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तो आपको हेड ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैट रेंशो आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि वो यहाँ पर बिलोंग करते हैं, इंडिया में खेल पाएंगे। तो उनकी जगह अगर कैमरन ग्रीन फिट है, तो हैंड्सकम को आप 5वें नंबर पर लेकर आइए और ग्रीन को नंबर 6 पर। और हो सकता है कि अब टॉड मर्फी को बाहर किया जाए और उनकी जगह स्टार्क या हेजलवुड, जो भी कोई फिट होगा, उसको खिलाया जाए। और आपको अपने स्वीप शॉट से तो आपको रन तो बनाना ही है, लेकिन आपको अपने डिफेंस पर भी पूरा भरोसा रखना है। आपको जब तक आप बॉल डिफेंड नहीं करेंगे कॉन्फिडेंटली, तो आप अश्विन और जडेजा जैसे बॉलर्स को फेस नहीं कर पाएंगे इंडियन कंडीशंस के अंदर। तो दोस्तों, ये था आज हमारा पोस्ट मैच रिव्यू। अगर आप भी हमसे सहमत हैं या अगर आपको कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग 248 नॉट आउट।